मुझे चुनाव जीतने पर विरोधियों ने फंसाया है। न उसका फिंगरप्रिंट हुआ है, न उसका डीएनए टेस्ट हुआ है। किसका है वोट दिखाएंगे। इलाहाबाद की एक सुनसान रात में दूर किसी पिगरी हाउस में आग के सामने बैठकर एक आदमी कुछ पका रहा था। उसके सामने एक पतीला था जिसमें एक इंसान का भेजा पक रहा था। जी हाँ, किसी इंसान की खोपड़ी को फाड़ के निकाला गया ये भेजा अब पक चुका था और उबल उबल कर उसका सूप बन चुका था। तो तभी वो व्यक्ति उस इंसान के भेजे को पानी की तरह पी गया। कुछ लोग इसको नरभक्षी कहते हैं तो कुछ पिशाच। 14 से भी ज़्यादा लोगों के बॉडी पार्ट्स को कंज्यूम करने के बाद आज 22 साल बाद यह कहता है कि मैं निर्दोष हूँ। यह आदमी है राम निरंजन उर्फ राजा कोलंदन। आज तक बहुत से सीरियल किलर हुए हैं। हर किसी का कत्ल करने का कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। किसी के लिए बदला तो किसी के लिए शौक और किसी के लिए सिर्फ मज़ा। लेकिन राजा कोलंदन के लिए यह एक फैसला सुनाने जैसा था। पावर का प्रदर्शन करने के लिए था, मतलब अपने आप को सबसे बड़ा बनाने के लिए था। यह क्राइम किलिंग और पावर की कहानी शुरू हुई सन 2000 के जून महीने में। यह तब शुरू हुआ जब तब के कहे जाने वाले एक न्यूज़ चैनल आज न्यूज़ का एक रिपोर्टर गायब हो गया। उस रिपोर्टर का नाम था धीरेंद्र सिंह। अब ऐसी जगह पर रिपोर्टर्स का दबदबा बहुत होता है, उन्हें काफ़ी इज्जतदार दर्जा दिया जाता है। इसलिए पुलिस के लिए यह केस बहुत ज़रूरी था। तो केस की तहकीकात शुरू होती और धीरेंद्र सिंह के फ़ोन रिकॉर्ड से पता चलता है कि उसको आखिरी कॉल किसी फूलन देवी नाम की औरत के लैंडलाइन से आया था। यह फूलन देवी कौन है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। खैर, फूलन देवी से पूछताछ पर वह कहती है कि वो किसी धीरेंद्र सिंह को नहीं जानती, पर शायद उसके पति जानते होंगे। उसके पति से पूछे जाने पर वह कहता है कि धीरेंद्र सिंह उसका दोस्त है, लेकिन धीरेंद्र सिंह से उसकी कई दिनों से कोई बात नहीं। फूलन देवी के पति से जब उसका नाम पूछा गया तो उसने अपना नाम राम निरंजन बताया। पुलिस को इस कहानी पर भरोसा नहीं हुआ तो राम निरंजन और उसके साले को पुलिस इंटेरोगेशन के लिए ले गई। राम निरंजन 1962 में इलाहाबाद में पैदा हुआ। एक सरकारी नौकरी करने वाला आम इंसान, एक बीवी, 3 बच्चे, समाज में इज्जत, सबके लिए वह एक नॉर्मल सा फ्रेंडली सा इंसान था। और उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे राज छुपे थे जिसने सबको हिला के रख दिया। एक आम आदमी के पीछे छुपा हुआ दूसरा रूप एक नरभक्षी राजा कोलंदन। अब इंटेरोगेशन के दौरान राम निरंजन कुछ बता नहीं रहा था, लेकिन अचानक उसके हाव भाव बदलने लगे। उसका चलना फिरना, बात करने का तरीका, उसकी पर्सनैलिटी सब कुछ बदल गए। वो बोला कि मैं सब बताता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो शर्त यह थी कि सब कुछ बताने के बाद पुलिस उसे कुछ न कहे, और वादा मांगा कि उसको यहाँ से जाने दे। पुलिस ने यूं ही उसकी बात मान ली और वादा कर लिया। उसके अलावा एक शर्त और रखी कि उसे दाल खानी है, वो भी पूरा कुकर भर के। अब पुलिस वालों ने जब कहीं से दाल मंगवाने की बात की तो वो तभी जोर से बोला कि नहीं, तुम मुझे दाल ला कर दो, मैं खुद बना कर खाऊंगा। उससे सच उगलवाने के लिए पुलिस ने उसकी बात मानी और दाल ऑफर की। खाना खाने के बाद वो पुलिस को नैनीताल के पास एक पिगरी फार्म हाउस के पास ले गया। वहां पहुंचने के बाद राम निरंजन की पर्सनैलिटी और भी बदल चुकी थी। उसके अंदर एक अलग ही इंसान नजर आने लगा, जैसे कहीं से बहुत पावर आ गई हो। अब पुलिस वालों ने पूछा कि ये फार्म हाउस किसका है, तो उसने बोलना शुरू किया, और जो सुनकर पुलिस के मन में एक डर सा बैठ गया। उसने कहा कि ये कोई फार्म हाउस नहीं, ये राजा कोलंदर की अदालत है। राजा कोलंदर यहीं अपनी अदालत लगाता है और यहीं अपने गुनहगारों का इंसाफ करता है। राजा कोलंदर सबसे ज़्यादा ज्ञानी और ताकतवर इंसान है। अब पुलिस वाले घबरा गए कि ये एक थर्ड पर्सन की तरह बात क्यों कर रहा है, और जब उससे पूछा कि वो उन्हें यहाँ क्यों लाया है तो उसने ज़मीन के एक टुकड़े की तरफ इशारा किया। पुलिस ने उसके इशारे पर वहाँ खोदना शुरू कर दिया और वहाँ से पत्थर जैसी एक गोल सी चीज़ दिखाई दी। वो खोदते रहे और अब जो वहाँ से उन्हें मिला उसको देखकर सारे पुलिस वाले डर से कांप उठे, क्योंकि वो कोई पत्थर नहीं, इंसानों के कंकाल थे। कई सारी खोपड़ियाँ थीं जिन्हें बड़ी ही बेरहमी से उनके शरीर से अलग किया गया था। कुछ पर रेड और ग्रीन कलर किए थे और कुछ पर तो नाम तक लिखे गए थे। फिर उसी फार्म हाउस से एक डायरी मिली
जिसमें 14 लोगों के नाम लिखे हुए थे, जिनकी शुरुआत हुई काली प्रसाद श्रीवास्तव से, जिसकी खोपड़ी को रेड कलर किया गया था। दरअसल काली प्रसाद उसी सरकारी दफ्तर में काम किया करता था जिसमें राम निरंजन था। इसने राम निरंजन से 50,000 उधार लिए हुए थे। अब राजा कोलंदर कोल ड्राइव से बिलोंग करते थे और राजा को लगता था कि काली प्रसाद उसकी कोल जाति की वजह से उसको नीची नज़र से देखता है और अपने आप को बड़ा विद्वान समझता है, और वो राजा के पैसे भी नहीं लौटा रहा था। एक दिन राजा काली प्रसाद को जंगल के पास ले गया, जहां उसने काली का गला काटकर उसको मार डाला। राजा यहीं नहीं रुका, उसने काली की बॉडी को डिस्पोज करते समय उसके लिंग को काट दिया और उसके सिर को उसके शरीर से अलग करके काट के अपने साथ ले गया। उसके बाद पिगी फार्म पे आकर उसके सिर से उसके भेजे को निकाला और उबलते हुए पानी के पतीले में डाल दिया। वो देखना चाहता था कि काली प्रसाद कितना बुद्धिमान और विद्वान था। उसे लगता था कि किसी भी इंसान का सारा ज्ञान, सारी तरकीबें उसके दिमाग में होती, और अगर वो उसके दिमाग का सूप बनाकर पी जाए तो वो बहुत बड़ा ज्ञानी बन जाएगा, बहुत बड़ा विद्वान बन जाएगा। इसीलिए उसने काली के दिमाग का सूप बनाकर पी लिया और अपनी डायरी में सबसे पहला नाम लिखा, काली प्रसाद श्रीवास्तव। उस नाम के आगे उसने क्रॉस मार्क कर दिया। काली की खोपड़ी को उसने लाल रंग से कलर किया ताकि वो पहचान सके कि यह खोपड़ी किसकी है, और फिर उसने उस खोपड़ी को गाड़ दिया। यही चीज़ उसने और भी लोगों के साथ की, जैसे मोहम्मद मोइन, उसका एक और कलीग जिसको हिप्नोसिस आता था, और उसने भी राजा से 25,000 उधार लिए थे जो लौटा नहीं रहा था। राजा एक दिन उसे भी यमुना ब्रिज पे ले गया और गला काटकर मार दिया। मोइन मुसलमान था, जिसकी वजह से राजा उसे ज़मीन में गाड़ना नहीं चाहता था। राजा नहीं चाहता था कि मोइन को मौत के बाद भी शांति मिले, और उसने मोइन का सिर काटकर बॉडी को यमुना के पानी में फेंक दिया और उसका सिर काटकर अपने साथ फार्म हाउस पर ले गया। उसे लगता था कि मोइन के दिमाग का सूप पीकर उसे हिप्नोसिस की पावर मिल जाएगी। ऐसे ही उसकी डायरी में पवन कुमार यादव, हैतिया नसीम, रति श्रीवास्तव, त्रिभुवन पांडे, पप्पू पासी और सुल्ताना जैसे कई और नाम थे, जिनमें से आखिरी नाम था धीरेंद्र सिंह। पर राजा कोलंदर की क्यूरियोसिटी सिर्फ भेजा निकालने तक नहीं रुकी। उसकी डायरी में 2 नाम पंडित कास्ट के लोगों के थे। राजा को लगा कि पंडित लोग खाते बहुत हैं, तो उनकी अंतड़ियां आम लोगों से ज़्यादा बड़ी होती हैं, और इसी चीज़ को जानने के लिए उसने पंडित कास्ट के 2 लोगों को मार डाला, बल्कि उनके पेट चीर कर अंतड़ियाँ निकाल कर उनको चेक करने लगा। यह सारे खुलासों से पुलिस भी खौफ में आ गई थी। धीरे धीरे उनकी इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि एक्चुअल में राजा कोलंदर एक कार लूटिंग गैंग चला रहा था। राजा और उसका साला वज्रराज हाईवे से कार लूटते और उनके ओनर्स को मार डालते थे। इसी वजह से एक छोटे से सरकारी दफ्तर का गार्ड होने के बावजूद भी उसके पास एक टाटा सुमो जैसी महंगी कार थी और एक फार्म हाउस भी था। यहीं पर एंट्री होती है पत्रकार धीरेंद्र सिंह की। अब धीरेंद्र सिंह को राजा के भयानक रूप के बारे में पता चल चुका था। इसी बात का डर राजा को था कि धीरेंद्र ये अपने पेपर में न छाप दे। इसीलिए राजा ने धीरेंद्र को धोखे से अपने फार्म हाउस पर बुलाया। जाड़े में धीरेंद्र सिंह आग पर अपने हाथ सेक रहा था, लेकिन वो नहीं जानता था कि अगले ही पल वो पूरी तरह से ठंडा पड़ने वाला है, क्योंकि उसी समय पीछे से उसके सर पर बंदूक की नली तन चुकी थी। जब तक राजा और धीरेंद्र आपस में बात कर रहे थे, इतने में राजा का साला पीछे से आया और उसने धीरेंद्र के सर में गोली मार दी। उसके बाद हमेशा की तरह राजा ने धीरेंद्र का सर और लिंग काटकर बॉडी को नष्ट कर दिया। पुलिस के पूछे जाने पर राजा ने धीरेंद्र सिंह की बॉडी, कपड़े और वो गन और उसकी बाइक सब कुछ बता दिया कि वो कहाँ पर छिपाया हुआ है। सबकी लोकेशन बताई और पुलिस को वो वहाँ से मिले भी। राम निरंजन के राजा कोलंदर बनने के पीछे मेन रीज़न था पावर की भूख। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि वो कोल जाति से संबंध रखता था और शायद इसी वजह से बचपन में उसे नीचा दिखाया गया हो। अब कोल एक ऐसी ट्राइब है जिसको कुछ अच्छा नहीं मानते, जो शुरू से जंगलों में रहे हों, और शायद इसीलिए राम निरंजन ने अपना नाम राजा कोलंदर रखा है, और जिसका मतलब होता है कोलों का राजा। इसी तरह उसने अपनी पत्नी का नाम शादी के बाद बदलकर फूलन देवी रख दिया, और तो और उसने अपने बच्चों के नाम भी ऐसे ही कुछ रखे हैं। उसके बच्चों के नाम हैं अदालत, जमानत और आंदोलन। अब इन तीनों नामों का रिलेशन कानून से है,
जिससे उसे ऐसे लगने लगा था कि वो कानून पर अपना काबू कर सकता है। ऐसी मानसिकता के कारण वो मन ही मन बहुत ताकतवर बन चुका था, एक राजा बन चुका था। असल में वो आगे चलकर खुद एक पॉलिटिशियन बनना चाहता था, पर अपने आप को ऑलरेडी वो सबसे ऊपर समझता था। राजा कोलंदर का मर्डर करने का तरीका सिमिलर था। वो लोगों से पहले दोस्ती करता था, उनकी मदद करता, उन्हें अच्छे से जानने की कोशिश करता और फिर धीरे धीरे अपने दिमाग में उनका मर्डर करने की एक कहानी डेवलप करता। उसकी सोच थी कि अगर किसी इंसान ने कुछ गलत किया है तो उसको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए और सज़ा सिर्फ राजा दे सकता है, वो भी अपनी अदालत से। इसीलिए वो अपने विक्टिम्स को किसी सुनसान जगह पर ले जाकर उनका गला काट कर उन्हें जान से मार डालता था। वो अपने द्वारा किए गए मर्डर का कोई एक सबूत जरूर रखता था, किसी की खोपड़ी या किसी का कंकाल या कुछ भी निशानी। उसने लोगों की खोपड़ियों पर कलर करके और नाम लिख के मार्किंग कर रखी थी, और जिसका वो कत्ल कर देता था उसका नाम डायरी पर लिखकर उसके सामने क्रॉस मार देता था। इंडिया में आज तक ऐसा केस नहीं देखा गया था जहां लाशों की ऐसे चीरफाड़ की जाए। लोग उसे नरभक्षी, पिशाच, जानवर, राक्षस जैसे नामों से बुलाने लगे। उसे 2001 में अरेस्ट किया गया और फिर एक लंबा कोर्ट केस शुरू हुआ। 11 साल बाद 2012 में फाइनली उसे उम्र कैद की सज़ा हुई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो अरेस्ट होने के बाद भी, सज़ा मिलने के बाद भी अपने आप को निर्दोष बताता है। उसका कहना है कि मीडिया और पुलिस मिलकर उस पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, और तो और उस डायरी में ऐसे नाम भी लिखे गए थे जो आज तक जिंदा हैं। तो उसका कहना है कि अगर उसने उनको मारा ही नहीं तो डायरी में नाम क्यों लिखेगा। राजा कोलंदर की कहानी को अलग अलग सोर्सेज अलग अलग तरीक़ों से बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उसने करीब 30 लोगों का कत्ल किया था, और दूसरी तरफ राजा कोलंदर और उसकी फैमिली इस सभी चार्जेस को डिनाइड करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर राजा कोलंदर निर्दोष है तो उसके फार्म हाउस पर वह सारे कंकाल आए कहाँ से, और उसे कैसे पता चला कि सारे सबूत कहाँ पे हैं, और क्या वो सच में एक एनिमल था। आप सबकी इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।